नमस्कार दोस्तों, श्याम कोचिंग क्लासेस रिंगस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने वो स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक लेके आया हूँ। चाल और वेग। इसमें कल तक तो हो गया था आपका कि अदिश और सदिश राशियों तक। आज फिर से हम आगे नेक्स्ट पॉइंट लेके आए हैं, त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में दोस्तों कि त्वरण क्या होता है, कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है दोस्तों, त्वरण कहलाती है। जब वेग बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण या त्वरण, और जब वेग घटता है उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहा जाता है। अब यहां से हम देखते हैं कि त्वरण को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, दोस्तों। अब यहाँ त्वरण की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। और त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, a से प्रदर्शित करते हैं। तो a बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन करने में लगा समय। अब यहाँ इस a को हम a से प्रदर्शित कर रहे थे, किसको, त्वरण को। तो त्वरण बराबर हो गया दोस्तों वेग में परिवर्तन बटा वेग में परिवर्तन होने में लगा समय। अब यहाँ वेग में परिवर्तन जो है, वो क्या है आपका v। वेग में परिवर्तन और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, a से। और एक्सीलरेशन जो होता है त्वरण, उसको हम a से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से देखना a बराबर होता है त्वरण और v बराबर होता है वेलोसिटी, और समय t बराबर होता है समय। अब यहाँ a बराबर v अपॉन v, वेग में परिवर्तन हो गया v माइनस u। u बराबर होता है प्रारंभिक वेग। v बराबर क्या होता है, u बराबर प्रारंभिक वेग दोस्तों। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t। तो यहाँ देखना, यहाँ से गति का पहला समीकरण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गति के कितने समीकरण है दोस्तों, 3 ही तो नियम है और 3 समीकरण है, लेकिन धरातल के लिए 3 है। टोटल गति के समीकरण दोस्तों है 9। तो इससे पहले मैं आपको एक बार देखो फिर से बता रहा हूं कि यहाँ गति के 3 नियम होते हैं। गति के नियम, पहला नियम है, गति का पहला नियम है दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम। सबसे पहला है जड़त्व का नियम। दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यहां हम बात करते हैं एक बार कि जड़त्व का नियम क्या होता है। जड़त्व का नियम क्या होता है कि हम साधारण बात से ये स्पष्ट करते हैं कि जड़त्व का नियम यानी यदि किसी वस्तु को जब तक अगर किसी बाह्य बल के द्वारा नहीं उठाया जाता है, तब तक वो क्या करती है, वही उस स्थिति में वहां पड़ी रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी बंदे को या किसी छोटे बच्चे को अगर हम पीटते हैं, कूटते हैं, तो वह कुछ समय के लिए क्या हो जाता
यदि कोई किसी के साथ क्रिया करता है तो वो प्रत्युत्तर क्या कर देता है, उसके साथ प्रतिक्रिया करता है, उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो हम जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब हो गया दोस्तों कि यदि कोई नाविक नाव चला रहा है तो वो क्या करता है दोस्तों, उस नाव को आगे धकेलने के लिए पानी को क्या करता है, पीछे की तरफ धकेलता है। तब क्या होता है, नाव आगे की तरफ दौड़ती है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसीलिए हम टोटल जो इक्वेशन है, ये तो नियम थे, टोटल समीकरण होते हैं 9, लेकिन धरातल के लिए कितने समीकरण होते हैं, धरातल के लिए 3 समीकरण होते हैं। पहला है v बराबर u प्लस 80, दूसरा है s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये जो 3 समीकरण हैं, इन तीनों समीकरणों को हमें इनके त्वरण के अकॉर्डिंग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये 3 समीकरण तो ओनली फॉर किसके होते हैं दोस्तों, धरातल के लिए। किसके लिए, धरातल के लिए। अब टोटल समीकरण मैंने बताया दो, तो जो 3 समीकरण है वो तो किसी पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो अब यहाँ ये धरातल की बात कर रहे थे, तो वहाँ क्या काम कर रहा है, ए यानी त्वरण कर रहा है। अब हम ऊपरी नीचे की बात करते हैं, तो यहाँ क्या काम करेगा, जी, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से, और उसका मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी, ये जी क्या करता है यहाँ, यदि हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो माइनस जी कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम ऊपर किसी वस्तु को फेंकना चाहते हैं दोस्तों, तो वो उस क्या करते हैं, पृथ्वी के आकर्षण बल के विरोध कार्य करती है, पृथ्वी के आकर्षण बल के विपरीत कार्य करती है। इसीलिए यहाँ माइनस जी का प्रयोग किया जाता है। अगर हम तो इसीलिए अगर पृथ्वी किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो 3 समीकरण बनते हैं। पहला हो जाएगा v बराबर u माइनस gt, दूसरा हो जाएगा s बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gs माइनस 2gs। क्योंकि आपको मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल जो है वो नीचे की तरफ कार्य करता है, और हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो उसको विपरीत कार्य करता है। और जब वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह वस्तु ऊंचाई तक तब तक जाएगी जब तक अपने द्वारा लगाया गया बल पृथ्वी के आकर्षण बल से ज्यादा कार्य करेगा। तो वो क्या करेगा, ऊपर तक जाएगा, और एक अंतिम स्थिति दोस्तों ऐसी आ जाएगी कि वहां उस वस्तु के ऊपर हमारे द्वारा लगाया गया बल शून्य हो जाएगा, और उस क्षण के लिए वो रुककर वापस नीचे की तरफ ही आती है। तो इसी प्रकार 3 तो हो गए आपको धरातल के समीकरण, और 3 समीकरण हो गए आपको किसी पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकने वाले। अब 3 समीकरण जो बचे हैं वो है किसी पिंड को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाए, किसी पिंड को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाए। दोस्तों जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर हम छत के ऊपर खड़े होकर किसी बॉल को नीचे की तरफ डालते हैं, जैसे हम किसी छत के ऊपर खड़े होकर बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ डालते हैं तो हमें बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त उस वस्तु के ऊपर पृथ्वी का आकर्षण बल कार्य करता है। तो वहां एक को हटाकर ओनली फॉर क्या काम में लेना है, जी, क्या काम में लेना है, जी, क्योंकि जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और जी का मान क्या होता है दोस्तों 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान होता है। इस प्रकार धरातल के लिए तो 3 समीकरण हो गए। पहला होता है आपका दोस्तों v बराबर u प्लस 80, दूसरा होता है दोस्तों s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as। ये तो हो गए धरातल के लिए। अब यदि किसी पिंड को या किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गति का पहला समीकरण होगा
गिराया जाए। तो गति के समीकरण हो गए, पहला हो जाएगा आपका v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और तीसरा होता है दोस्तों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g/s। इस प्रकार टोटल समीकरण कितने हो गए गति के? 9। 3 समीकरण होते हैं धरातल के लिए, 3 होते हैं किसी पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ, और 3 समीकरण होते हैं किसी वस्तु को यानी किसी बॉल को ऊपर से नीचे गिराने के लिए। तो इस प्रकार टोटल समीकरण कितने हो गए? 9। इन टोटल समीकरणों के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं धरातल के तीनों समीकरणों की। अगर ये 3 समीकरण हमारे पास है तो हम इन तीनों समीकरणों को त्वरण की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सत्यापित कर सकते हैं। अगर याद रखना चाहो तो धरातल के 3 समीकरण होते हैं। मैं फिर से आपको दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ। पहला समीकरण है आपका v बराबर u प्लस एटी, दूसरा होता है दोस्तों s बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। 3 समीकरण ये धरातल के लिए है। अब हम बात करते हैं यहाँ सबसे पहले त्वरण से, जो पहला समीकरण था अपना, इसका सत्यापन करते हैं कि ये समीकरण रियल में सही है या नहीं है, इसकी बात करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ a बराबर होता है, a यानी त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो यहां से देखना, त्वरण को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं, वेग में परिवर्तन का मतलब हो गया v माइनस यू, यानी प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बराबर परिवर्तन। दोस्तों परिवर्तन कैसे होगा? यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे तब क्या होगा? हमारे में परिवर्तन होगा। जैसे मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि कुछ समय पहले आप कहाँ थे दोस्तों? घर थे। कुछ समय बाद कहाँ गए? अपने कोचिंग संस्थान के अंदर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको परिवर्तन कब हुआ? जब आप कुछ समय पहले घर थे, यानी प्रारंभिक में कहाँ थे आप? घर। अंत में कहाँ आ गए? इंस्टीट्यूट आ गए। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वही आपका क्या कहलाती है? परिवर्तन। तो इसका मतलब हो गया कि वेग में परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ हम a बराबर लिख सकते हैं, प्रारंभिक वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? u से, और अंतिम वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, पिछली क्लास में बताया था दोस्तों कि यहाँ आपने ये कहा था कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताया था कि कुछ समय पहले, जैसे माना कि आप घर पर बाइक से घर से यहाँ संस्थान में आ रहे हो, तो आपकी जब घर थे उस समय आपकी बाइक में किलोमीटर था 0, यहाँ आने के बाद में हो गया 17। तो आप अपनी जो अंतिम बीच की जो दूरी थी उसको निकालने के लिए क्या किया आपने कि अंतिम दूरी में से, यानी अंतिम किलोमीटर में से प्रारंभिक किलोमीटर क्या कर दिए? लेस कर दिया गया। तभी तो आपको पता चला कि दोस्तों कितनी दूरी हम पार करके आए। तो इसका मतलब हो गया कि प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बराबर परिवर्तन। तो v माइनस यू अपॉन हो गया क्या दोस्तों? t। अब यहाँ से a बराबर देखो दोस्तों, a बराबर हो गया v माइनस यू अपॉन t। यहाँ क्या कर देंगे? हम वजन गुणा करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा? 80 दोस्तों। v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा? 80। अब यहाँ से v का मान निकालना है, क्योंकि पहली इक्वेशन क्या थी? v बराबर u प्लस 80। तो यहाँ ये v है बराबर, ये माइनस का u उधर जाएगा, पक्षांतर होगा दोस्तों, तो ये माइनस का u इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस 80। तो इसलिए आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन अगर निकालनी है हमें, तो दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण की गणना करेंगे। दूसरी इक्वेशन निकालेंगे तो पहले समीकरण के माध्यम से क्या करेंगे? दूसरा निकाला
तीसरा समीकरण भी प्राप्त होगा।